अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, अपोजिशन में तो इंतशार अब आया हो गया है और उसका ज़िक्र हम गुज़श्ता कई व्लॉग्स में कर चुके हैं, लेकिन जब अपोजिशन से नज़र हटा के हम सरकार पे नज़र डालते हैं तो वहाँ भी इंतशार ही इंतशार नज़र आ रहा है। और वहाँ सरकारी कैंप में ऐसी ख़बरें मौजूद हैं जिनसे ये इशारे और वाज़ेह इशारे मिलते हैं कि सरकार का चलना अब मुश्किल हो गया है, इसलिए वहाँ अखाड़ पछाड़ का माहौल है। पिछले दिनों आपने देखा है कि पाकिस्तान के मजबूत तरीन समझे जाने वाले फाइनेंस मिनिस्टर हफीज़ शेख को जिस अंदाज़ में बेतौकीर करके ओहदे से जुदा किया गया है, इस्लामाबाद के बाखबर हल्के समझते हैं कि ये एपिसोड अभी पूरा नहीं हुआ है। इस एपिसोड की इस सीरियल की अभी और एपिसोड्स आने हैं, क्योंकि ये मामला उस तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। न सिर्फ ये बल्कि कैबिनेट में अब उखाड़ पछाड़ होने जा रही है, उसकी वजह से भी सियासी मसाइल बढ़ेंगे। सिर्फ ये नहीं बल्कि जो टेन्योर पोस्ट हैं वहाँ भी आला तरीन किस्म की मामलात हो रहे हैं और वहाँ मुश्किलात हो रही हैं। जैसे हायर एजुकेशन कमीशन में हायर एजुकेशन कमीशन की तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ कि उसके चेयरमैन को हटाने के लिए आर्डीनेंस का सहारा लेना पड़ा है और वहाँ भी मामलात बहुत ही गड़बड़ हैं। आज आपको इन हालात से बाखबर करेंगे, लेकिन इस सूरत हाल में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर ये यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व्लॉग देखें, पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जैसे हमने कहा ना कि पीडीएम के मामला तो अब इतने आया हो गए हैं कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी चल रही है, गोलेबाजी चल रही है। रात को देर तक भी हमने देखा कि राजा परवेज़ अशरफ साहब बोल रहे थे कि पीडीएम बताती हमें कि इस्तीफ़ों के बाद क्या रोड मैप था, क्या था, हम तो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे थे, इत्तेहाद ऐसे नहीं चलते। वो गुफ्तगू तो अपनी जगह है और दूसरे बयानात भी आपने देखे हैं, वो आते रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में अब इंतशार का राज नज़र आ रहा है। पीडीएम में इंतशार है, अपोजिशन में इंतशार है और ख़ुद सरकार में इंतशार है। सरकार में इंतशार जिस सतह का है वो इंतहाई संजीदा किस्म का इंतशार है, जिसके रिफ्लेक्शन आहिस्ता आहिस्ता अब ज़ाहिर होना शुरू हो गए। सरकार ने पिछले दो दिन पहले अब्दुल हफीज़ शेख साहब, जिनको फाइनेंस मिनिस्टर करके बिठाया हुआ था, उनको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए रिमूव किया और कहा कि वज़ीर आज़म की सिफारिश और कॉन्सेंट पे ये काम हुआ है। अब उसके लिए समझा ये जा रहा था कि शायद सेनेट का इलेक्शन हार गए हैं तो इसलिए हटाया है और मिनिस्टर नहीं रह सकते। लेकिन इस्लामाबाद के बाखबर हल्के जो कहते हैं वो काउंटर थ्योरी पेश करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सेनेट की सीट से पहले तो मामला ये था कि हफीज़ शेख अगर इतना लाजमी नहीं था को उसको वज़ीर बनाया जाए तो फिर बग़ैर किसी जो कहते हैं ना कि मुंतखब नुमाइंदे होने की हैसियत के अलावा भी उसको वज़ीर बना दिया था। क्यों बना दिया? और वो अगर बनाया था जिन्हीं ताकतों के इसरार पे, तो फिर उन्होंने क्या ये शर्त इनकी मान ली होगी कि वो सेनेट के इलेक्शन हार जाएंगे तो वज़ीर नहीं रहेंगे, हम अपने इंटरेस्ट से विथड्रॉ हो जाएंगे। इस्लामाबाद के बाखबर हल्के कहते हैं कि बिल्कुल ही नहीं। जिस अंदाज़ में हफीज़ शेख कमिटमेंट ये थी कि हफीज़ शेख को तो हर सूरत में रिटेन करना है और वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई है, तो जिस अंदाज़ में हफीज़ शेख को हटाया गया है उस पे उसके सरपरस्त हफीज़ शेख के सरपरस्त नाराज़ हैं और उसका झटका जो है वो पाकिस्तान को भी दे सकते हैं, हुकूमत को भी दे सकते हैं। अगले दिनों में उसका आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ सकता है। ये इस्लामाबाद के बाखबर हल्के बता रहे हैं हमें। और दूसरी थ्योरी ये है कि अगर हफीज़ शेख को सेनेटर बनाना ही मकसूद था कि उसके लिए वज़ीर होने के लिए सेनेटर कम अज़ कम होने चाहिए, तो इस्लामाबाद की सीट गैर महफूज सीट थी, वो हार गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद इनके पास टाइम मौजूद था। तो ये KPK से जहाँ इनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है वहाँ सिंगल सीट पे तो कोई चैलेंज नहीं होता। हफीज़ शेख साहब को वहाँ से किसी सेनेटर को रिज़ाइन करवाते, उसको सेनेटर बनवाते और बाद में मिनिस्टर बना देते।
تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھی ہوا ہے کہ مثال کے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حکومت حفیظ شیخ سے جان چھڑوانا چاہ رہی تھی، لیکن جو انٹرنیشنل مانیٹری آرگنائزیشنز ہیں یا جو سرپرست جو حفیظ شیخ کو ہر حکومت میں ایڈجسٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ اپنی کوالیفیکیشن پہ، اپنی ایکسپرٹیز کے بنیاد پہ منسٹر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ جو ہے وہ فگرز کی جو گیم ہے، جو فگر گیم ہے، اس کو اس انداز میں کھیلتے ہیں کہ جو پروجیکشنز، جو ڈیٹا کی پروجیکشنز انٹرنیشنل منی لینڈر آرگنائزیشنز کو چاہیے ہوتی ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اس پہ ہی وہ ان کو پیسے ملتے ہیں۔ جیسے یہ گئے آئی ایم ایف سے پیکیج لائے تھے، وہ حفیظ شیخ کی پروجیکشن کی ہی بعد میں اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا، اور حفیظ شیخ کے ہی پروپوزل پہ وہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے، ان کو کام وہی کرنے پڑ رہے ہیں جو حفیظ شیخ تجویز کر کے گئے ہیں۔ جیسے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا مسئلہ ہے، وہ بھی ان کا ہی تجویز تھی، وہ ظاہر آئی ایم ایف نے تجویز کیا تھا، یہاں حفیظ شیخ ان کا نمائندہ تھے، تو وہ اور یہ جو اسٹیٹ بینک والا معاملہ ہوا ہے، اس پہ سرکار سمجھتی ہے کہ حفیظ شیخ کو وہ ایک طریقے سے کیا کہتے ہیں اس کی بلی دی جائے، اور پھر لوگوں میں آہستہ آہستہ یہ بیان دیا جائے کہ اچھا جس نے یہ کام کیا ہم نے تو اسے فارغ کر دیا۔ لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل مانیٹری آرگنائزیشن صورتحال پہ نظر رکھی ہوئی ہیں، اور جس طریقے سے ڈسگریسفل وے میں حفیظ شیخ کو ریلیو کیا گیا ہے وہ اس کو اگنور نہیں کریں گے۔ ہوا یہ کہ پہلے ان کا نوٹیفیکیشن نکالا گیا، کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب کے کانسینٹ سے اسے ریموو کیا گیا ہے۔ پھر جو شبلی فراز صاحب ہیں، جو حکومتی ترجمان ہیں، منسٹر ہیں، وہ ٹی وی پروگرام میں گئے، انہوں نے کہا کہ وہ پرفارمنس ان کی ٹھیک نہیں تھی، مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کہا۔ پہلے انہوں نے ٹی وی پہ یہ بیان دیا کہ مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، ڈالر بڑھ رہا تھا اور یہ سب کچھ تھا، اس وجہ سے انہیں ہٹایا گیا۔ لیکن شبلی فراز صاحب ٹی وی پروگرام سے فارغ ہی ہوئے تو انہیں یہ میسیج آیا کہ یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جو باخبر ذرائع بتاتے ہیں اس کے بعد آپ نے اگر شبلی فراز کا ٹویٹر دیکھیں تو وہ ایک اپریسیشن کرتا ہوا ٹویٹ جو ہے وہ شبلی فراز کا پڑا ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حفیظ شیخ بڑے کمپیٹنٹ ہیں اور ان کے ساتھ کام بہت اچھا ہوا، انہوں نے بڑی کوشش کی پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کی۔ یہ گفتگو جو ہے اس سے کچھ منٹ پہلے جو ٹیلی ویژن پہ گفتگو کی شبلی فراز صاحب نے اس سے مختلف ہے، یہاں یہ معاملہ بھی ظاہر ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے، اس سے بھی ایک اور سنجیدہ معاملہ ہو گیا ہے جو ان کو گلے پڑ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب کو انہوں نے لایا ہے فائنانس منسٹر کر کے۔ حماد اظہر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ وہ پنجاب کے ایک پولیٹیشین تھے، میاں اظہر صاحب ان کے والد ہیں۔ میاں اظہر صاحب کون تھے؟ میاں اظہر صاحب وہ تھے جنہوں نے جب کو ہوا مشرف صاحب کا، نواز شریف کی حکومت ٹاپل کرنے کا، تو اندر سے چودھری برادران بعد میں آئے، میاں اظہر پہلے فور فرنٹ پہ نواز شریف کے خلاف آیا اور میاں مشرف کے ساتھ، جنرل مشرف کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور وہ پنجاب کا گورنر بنا، اور پھر بعد میں الیکشن ہوئی تو پھر تو اس قسم کا کام ہوتا ہے۔ اس درمیان میں چودھری برادران گھس کے اندر آ گئے اور انہوں نے مشرف سے اپنی ناطے رشتے بنا لیے، اور پھر انہوں نے مل ملا کے یہ کھیل بنایا کہ میاں اظہر صاحب کو فارغ کر دیا الیکشن میں، وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ تو پھر ویسے وہ پہلے لاہور کے میئر رہے اور پولیٹیشین رہے وہ، تو یہ حماد اظہر جو ہیں وہ میاں اظہر کے صاحبزادے ہیں۔ یہ لاہور ایچیسن کالج میں بھی پڑھے ہیں اور باہر سے بھی ڈگری کر کے آئے ہیں۔ اب ان کو تو لائے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ فائنانس منسٹری اتنا پیچیدہ کام ہے کہ وہ بڑا مشکل پیدا کر دیتی ہے، حتیٰ کہ وزیر اعظم سے کبھی کبھار الجھنا ہوتا ہے، سیکریٹری فائنانس جو ہوتا ہے وہ بڑا پاورفل آدمی ہوتا ہے، منسٹر کا ایٹیٹیوڈ سے کئی معاملات رک جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے اس قسم کی اگر صورتحال ہوگی تو یہ آگے کو۔ اس سے پہلے آپ کو اگر پتہ ہے کہ فائنانس منسٹری میں ان کا جو دانشور تھا، بکرات تھا، وہ تو اسد عمر صاحب تھے جس کو پہلے فائنانس منسٹر لگایا۔ اس نے 1 سال تک جو ہے روکے رکھا حکومت کو، کچھ عرصے تک
साल तो नहीं, कुछ अर्से तक रोक कर रखा कि IMF न जाया जाए, लेकिन हुकूमत बैठने लगी थी। फिर हफीज़ शेख को लाए और फिर वो असद उमर को फारिग किया और उस तरीके से किया। ये एक जो मामला है, जो अभी इसका हिसाब होना है हुकूमत के साथ हफीज़ शेख को डिसग्रेसफुल वे में फारिग करने का जो मामला है, उसका भी हिसाब होना है। वो इंटरनेशनल इदारे जो हैं ऐसे अपने लोगों को बेतौकीर होने नहीं देते हैं। ये एक पर कई जगहों पे ऐसे उसूल हैं, कई ममालिक के नाम लिए जा सकते हैं जहाँ इन्होंने ऐसा काम किया है। फिर सिर्फ ये नहीं है, कैबिनेट में गड़बड़ बहुत बड़ी चल रही है। एक तजवीज़ अभी आई है जिस पे गौर हो रहा है, ये कभी ऑपरेट होगा, कि फ़ख्र इमाम साहब को वजारती स्टेटस से हटा के अब उसको कश्मीर कमेटी में चेयरमैन और वो सब कुछ बनाया जाए, तो ज़्यादा सरगर्म बनाया जाए। तो फ़ख्र इमाम इसको डिमोशन समझेंगे, क्या समझेंगे, ये मामला होगा। लेकिन ये भी कहने की बात है कि फ़ख्र इमाम वो आदमी हैं जो अपनी बात पे अगर अड़ जाएं, तो उन्होंने, आपको पता है ख्वाजा सफदर साहब होते थे ज़ियाउल हक के ज़माने में, वो मजलिस शुरा के चेयरमैन थे, ज़ियाउल हक का उम्मीदवार वो थे। और फिर ख्वाजा फ़ख्र इमाम साहब ने जो एक हाजी सैफुल्लाह और दूसरे लोग थे, उनसे मिलके ये स्पीकर बन गए थे। और फिर वो स्पीकर का जो था वो ओहदा ज़ियाउल हक की हड्डी बन गया था ना, गले की हड्डी बन गया था, फंस जाता था। तो फ़ख्र इमाम ये भी है। और दूसरी तरफ सरकार के पास बहुत सारी ऐसी तजवीज़ें हैं जो हुकूमतों में आती हैं, लेकिन वो हुकूमतों के लिए मसाइल हल करने के बजाय मसाइल पैदा कर जाती है। एक तजवीज़ एक ये चल रही है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, और उसमें ख्वाहिश ये है कि वज़ीर आज़म साहब अब को इंफॉर्मेशन कोई मिनिस्टर नहीं रखना चाहते, वो चाहते हैं कोई स्पेशल असिस्टेंट वगैरह के इंतज़ाम से काम चले। तो शिबली फराज साहब को कहीं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बात हो रही है, उधर भेजने की बात हो सकती है। और यहाँ जो है वो एक मसला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ने नईम बुखारी साहब को फारिग कर दिया था MD PTV की हैसियत से, तो अब उसको वापसी का रास्ता दिया जा रहा है, स्पेशल असिस्टेंट बनाया जाए इंफॉर्मेशन का या ब्रॉडकास्टिंग का, इस तरीके से कोई मामला तजवीज़ हो रही है। और एक दूसरा मामला ये भी है कि जो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, सारे मुल्क में उस पर परेशानी है कि हुकूमत ने जो पहला फ़ैसला किया वो भी गलत था। जिस तरीके से तारिक बनूरी साहब को हायर एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन बनाया था, वो एजुकेशन के बैकग्राउंड से आदमी नहीं था, उसको कुछ पता था ही नहीं था। वाइस चांसलर्स कमेटी उसके ख़िलाफ़ थी। मोहम्मद अली शाह साहब हैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वो वाइस चांसलर्स कमेटी के चेयरमैन हैं। उनसे डायरेक्ट जो गुफ्तगू हुई है उसमें उनको बताया कि भाई ये आप BA प्राइवेट जो है, प्राइवेट की बैचलर की डिग्री कैसे ख़त्म करते हैं, न करना चाहिए। हज़ार लाखों लोग हैं जिनका ये इस्तेहकाक है कि वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते, तो वो खानगी तौर पर डिग्री करें। लेकिन तारिक बनूरी साहब ने कहा ना, सबको एसोसिएट डिग्री दे दो। बहरहाल तारिक बनूरी साहब को जिस तरीके से निकाला, तो उसके लिए लेजिस्लेशन नहीं की, आर्डिनेंस बनाया। वो भी एक अजीब किस्म का मजाक इन्होंने किया हुआ है। मुल्क वज़ीर आज़म कोविड में है, सदर कोविड में है, तो ज़ाहिर कोविड के असर में जो मुल्क चल रहा है उसके मामला तो बहुत संगीन हो जाते हैं ना। तो अब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन को निकालने से पहले वो इंतज़ाम कर चुके थे, 3 पैनल्स का इंतखाब हो चुका था, जिनमें अताउर रहमान साहब हैं, वो एजड आदमी हैं काफ़ी, और वो ज़ियाउल हक मुशर्रफ साहब के दौर में बड़े आगे रहे थे। तो इमरान खान को बड़े लोग पसंद आते हैं जो डिक्टेटर्स के साथ काम हो, तो उनकी मेरिट की है गालिबन अताउर रहमान साहब को मिल जाए। लेकिन दूसरी चॉइस जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, वो जावेद लगारी साहब हैं। वो हमारे वैसे इस वक्त तो अमेरिका में सेटल्ड हैं, लेकिन वो हैदराबाद के करीब एक छोटे से गांव है बख्शो लगारी, हैदराबाद के करीब, वहाँ के रहने वाले हैं। वो पहले भी हायर एजुकेशन कमीशन के आसिफ जरदारी के ज़माने में चेयरमैन रहे हैं, और उसने आसिफ जरदारी और हुकूमत को लोहे के चन्ने चबा दिए थे डिग्री वेरिफिकेशन वाले, जब कोर्ट में केस चल रहे थे। तो यही मेरिट जरदारी साहब को तंग करने वाली अब इमरान खान को अट्रैक्ट कर रही है कि जावेद लगारी को चेयरमैन लगाया जाए। अब देखें तीसरा नाम भी है, देखें इन तीनों में से कौन लगता है। लेकिन ये बात तय है कि ये लोग अपने प्रोफेशन, अपने क्रेडिबिलिटी के लोग हैं, और ये जो हुकूमत चाहती है वो मकासद शायद ये लोग पैदा न करें। ये सारा मंजरनामा जुज़वी तौर पर मैंने आपको बताया है, ये ज़ाहिर करता है कि
حکومت میں بھی ایک بڑے پیمانے پہ انتشار چل رہا ہے، توڑ پھوڑ ہے، اور پاکستان اس وقت وزیر اعظم صدر کووڈ میں ہیں، فائنانس منسٹر ایکس وہ کووڈ میں ہیں، کئی لوگ کووڈ بڑھ رہے ہیں، سیریس ہو رہی ہے، اور اس طرف گورننس جو ہے وہ بھی انتشار کا شکار ہے اور وہ بیٹھتی جا رہی ہے۔ آج کی گفتگو میں اجازت، اللہ حافظ۔